वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट। कैसे सब लोग, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले समय के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काली लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल सब था बेल आइकन। उसके लहजे में मजबूती और इत्मीनान था, यानी जो वो सोच चुका था उसे अब वही करना था। तो कीर शाह ने मजीद कुछ ना कहा और यूं बाहमी मशवरे से वहीद कासमी और मकतूब शाह ने बिजनेस शुरू कर लिया। वहीद कासमी का बिजनेस कारोबार पहले ही काफ़ी अच्छा जा रहा था, लेकिन अब उस वसी पैमाने पर फैलाने का मनसूबा तैयार हुआ था और दोनों फ्रीकैन ही एक दूसरे के साथ से हैंड अंडरस्टैंडिंग मुतमिन थे और काम का आगाज़ मुकम्मल एतमाद और दयानतदारी से हुआ था। बिजनेस में कुछ कर मखदूम शाह पहले से ज़्यादा गुम हो गया था। महीनों उसकी सूरत नज़र नहीं आती। वो कभी कराची, कभी इस्लामाबाद और कभी मुल्क से बाहर जाने लगता था और यही वक़्त था जब बीबी जान और पीर साईं को दोबारा से उसकी शादी का शौक़ हुआ था और उन्होंने पहली फुर्सत में ही उसे गाँव बुलाया था। वो कराची से बाएँ एयरपोर्ट वो कराची से बाई एयर इस्लामाबाद पहुंचा और अपने गांव का रुख किया था। चाहे कुछ भी हो जाता, गांव में दाखिल होते ही बहुत सुकून का एहसास होता था। अस्सलाम वालेकुम। उस वक्त सभी लाउंज में बैठे थे। वो अचानक अंदर आया था। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरा बीबी वालहाना लबकी थी। मेरा शाह पुत्र आया है। बीबी जान भी उठने की कोशिश करने लगी। घुटनों में दर्द जो हो रहा था और जो मीरा बीबी से मिलकर उनके करीब झुक गया था। शहरजाद ने उसे तीखी और तनकीदी निगाहों से जांचा था। वो पहले से ज़्यादा सेहतमंद और अजनबी लग रहा था। उसके चेहरे की रंगत में ताजगी और एक अजीब सा सुनहरापन था। उसकी पर्सनैलिटी में कशिश पहले थी या नहीं, मगर अब की बार शहरजाद चौंक गई थी। वो हैरान थी कि ऐसे सुकून और ठहराव पहले कभी तो होता था, लेकिन अब ऐसा क्या है कि वो यूं अलग नज़र आ रहा है। शायद उसे अपनी ज़ात से ये पे करार आ गया था। उसे अपने होने का मान मिल गया था। पहले वो सिर्फ मखदूम शाह होता था, अब सैयद ज़ादा मखदूम शाह हो गया था। तेरे पीर साईं ने बुलाया है तुझे। वो कह रहे हैं तुझे अब तेरी और शहरजाद की शादी से भी फारिग हो ही जाना चाहिए। बीबी जान की बात पे न जाने कहाँ से शुरू हुई थी, लेकिन इस जुमले से धमाका कर गई थी। शहरजाद ने ख्यालात से चौंक कर देखा और उससे भी ज़्यादा चौंक कर मखदूम शाह ने देखा। दोनों की निगाहें टक्कर गईं। अरमान को भी शादी की बड़ी जल्दी से कहता है। शहरजाद के इम्तिहान हो या ना हो, मुझे शादी करनी है। और तुम जानते हो जरीना भी इस साल यूनिवर्सिटी से फारिग हो जाएगी। नदरत चाची ने बड़े प्यार से मखदूम शाह को बावर करवा दिया था कि तुम्हारे लिए जरीना मुंतखब किया गया है और अरमान के लिए शहरजाद को। बीबी जान अभी इसे दम तो लेने दे, आते ही परेशान कर दे। मीरा बीबी उसके लिए खुद जूस लेकर आई थी। मखदूम शाह के खाने का ख्याल वो खुद रखती थी। ये काम कभी मुलाजमों पे नहीं छोड़ा था। उसमें परेशानी की क्या बात हुई भला? इसकी शादी का जिक्र कर रहे हैं। माशाल्लाह जोड़ियाँ दोनों ही प्यारी होंगी। जवाब बीबी जान के बजाय नदरत चाची ने दिया था। आखिर उनको बैठे बिठाए दो हीरे मिल रहे थे, एक शहरजाद की सूरत में और एक मखदूम शाह की सूरत में। मगर मीरा बीबी को मखदूम और जरीना के हवाले से यह फैसला पसंद नहीं आया था और वो मखदूम की पसंद से इसकी शादी करना चाहती थी। मगर अभी तक वाज़ेह अल्फाज में अपनी नापसंदीदगी का कोई इजहार नहीं किया था, क्योंकि अभी मखदूम के राय लेना थी। शहरजाद हाथ में पकड़े अपना अखबार टेबल पर रख के वहाँ से चली गई थी। वो भी नज़र झुका चुका था। मुझे आपका फ़ैसला मंजूर है, आप जो चाहें कर सकते हैं। वो जरीना के लिए रजामंदी दे चुका था और पीर साईं उसके जवाब पे जैसे खुशी से नाज़ां हो गए थे। मगर मेरा बीबी सब्र नहीं कर सकी थी। ये क्या है? जब तुम जरीना को पसंद नहीं करते तो फिर तायम्मा यहाँ बैठे। उसने उन्हें कंधों से थाम के अपने सामने बेड पे बिठा दिया और खुद घुटनों पे बैठ गया। आप यहाँ की रस्म और रिवाज जानती हैं ना, और ये भी जानती हैं कि कोई लड़की ख़ानदान से बाहर की भी नहीं लाई जा सकती। लेकिन बेटा, ख़ानदान में और भी तो लड़कियाँ हैं। जरीना तुम्हारे साथ नहीं सजेगी। वो काफ़ी चालाक और बददिमाग लड़की है। तुम इसकी बातें नहीं जानते। हाँ तायम्मा, यही तो बात है कि मैं उसकी बातें नहीं जानता, क्योंकि जिनकी बातें हम जानते हैं शादी तो उनसे भी नहीं कर सकते। मीरा बीबी चुप हो गई थी। वो उनके साथ पकड़कर और अपने चेहरे पर रख चुका था। वह उनका हाथ पकड़कर अपने चेहरे पर रख चुका। मेरे साथ तो कोई भी सज जाएगी, चाहे उस हवेली की कोई नौकरानी मेरी दुल्हन बना दें। उसने दिलचस्पी से कहा। मीरा बीबी उठकर वापस चली गई। इम्तिहानों के बाद मंगनी का इरादा था, क्योंकि अभी वो फारिग नहीं था और वैसे भी अभी शहरजाद और जरीना के इम्तिहान करीब थे और फिर 5-6 माह के वक्फे से शादियों की प्लानिंग हुई थी। वो कल आया था और आज वापस आ रहा था। उसे मीटिंग में शरीक होना था। शाहपुत्र शहरजाद को भी लाहौर जाना है। ठहर जाओ, उसे भी साथ ले जाना। बीबी जान ने उसे उठते देख कर कहा, लेकिन मुझे अभी लाहौर नहीं जाना, पहले इस्लामाबाद जाऊँगा और फिर लाहौर, इसलिए आप ये जिम्मेदारी किसी ड्राइवर को सौंप दे। उसने ज़रा सा झुक कर उनसे दुआ ली। पुत्र
पुत्र उसे ज़रूरी काम है बीबी जान, मुझे अपनी ज़रूरी काम की फ़िक्र है, आपकी शहरज़ाद के लिए तो हज़ारों मुलाज़िम कतार में खड़े हैं, किसी को भी हुक्म कर दें। वैसे भी हवेली में और भी मर्द हज़रात रहते हैं, काम आसानी से कर सकते हैं। वो कहकर निकल गया और शहरज़ाद खोल के रह गई। जी चाह रहा था कि मखदूम शाह को गोली से उड़ा दे। हूँ हमारी बिल्ली हमें को मियाऊँ, उसने तमस्कर से कहा। घुटघटिया सान की सोच ही घटिया होती है, ज़लील कमीना। और बड़बड़ाती हुई पीर साईं को फ़ोन मिलाने लगी कि उसे छोड़ने का इंतज़ाम करवाए। तुमने किसी के दबाव में आकर तो ये रिश्ता कबूल नहीं किया ना मोमना। पुप्पो ने पहली फुर्सत में उसे कॉल किया था। तुम्हें पुप्पो नहीं पुप्पो, मुझे ये भला मुझ पे भला कौन दबाव डालेगा। उसने नरमी से जवाब दिया। तो फिर ऐसा क्यों किया। मोमना पुप्पो को भी मीरा बीबी जैसी बेचैनी हो रही थी। क्या क्या किया है। अपने चचाजाद से शादी करके बाहमी हामी भरी है। और बस मखतूम, तुम जानते हो मैं ऐसा कह रही हूँ कि हमेशा तुम्हारे लिए शहरजाद को सोचा है। और इस बात का जिक्र मैंने मीरा भाई जाई से भी किया था। और मैं और भी यही सोचती है, लेकिन वो इस खौफ से चुप थी कि शहरजाद का रवैया कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं रहा। और तुम दोनों ने में ज़हनी हम आहंगी नहीं है, इसलिए उन्होंने तुमसे इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। मगर तुमने ज़रीना के लिए रजामंदी देकर मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ज़हनी हम आहंगी तो तुम्हारे और ज़रीना की भी नहीं है। जब करीब से एक दूसरे को जानोगे तो सब कुछ हो जाएगा। और अगर ज़रीना से हम आहंगी हो सकती है तो शहरजाद से क्यों नहीं। वो भी तो प्लीज़ फूफो, मैं और शहज़ाद के नदी के दो किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते। मेरे ज़रीना ही बेहतर है। कम से कम उसने मेरे सामने कभी मेरी माँ पे उंगली तो नहीं उठाई ना। उसने इंतहाई दो टोक लहजे में कहकर मोमना फूफो को खामोश करवा दिया, लेकिन वो इतनी जल्दी और आसानी से चुप होने वाली नहीं थी। देखो मखतूम, मैं सिर्फ इस बात को सोचती हूँ कि कलाम शाह और ख़याम शाह ज़िंदगी के किसी मकाम पर तो जुड़ जाए, एक साथ मिल बैठे, एक दूसरे के हो जाएंगे। क्या हुआ कि हमेशा उन भाइयों को एक ही दूसरे से इख्तलाफात हुआ है, कभी अपनी ज़िंदगी में, कभी औलादों की ज़िंदगी में। मोमना फुप्पो का लहजा बेहद गुफ्त लिया हुआ था। मखतूम ने एक गहरी सांस खींची थी। फुप्पो, आप जानती हैं कि हमारा कसूर कहीं भी नहीं होता। इख्तलाफ का पहलू तो शुरू से ही पीर साईं की तरफ से आ रहा है। कभी वो गर्म मिजाज हुआ करते थे, अब उनकी औलाद गर्म मिजाज है। और क़याम शाह कल भी एहसास करने वालों में से था, आज भी इस सिफ में खड़े हैं। अगर देख ले अंदाज़ा बेहद तहम्मुल अमीज़ था। और जो कुछ वो कह रहा था वह सच ही तो था। क़याम शाह मखतूम की सूरत आज भी अपने एक मुकाम पे कायम थी। जो कुछ हमेशा होता कलाम शाह की तरफ से होता था, चाहे वो खुद चाहते होते चाहे शहरजाद। लेकिन मखतूम, तुम आई एम सॉरी फुप्पो, जो कुछ आप सोच रही हैं वो नहीं हो सकता। शहजाद का कमाल शाह की दुल्हन बना और वो उसी ही की दुल्हन बनेगी। उसने आखिरी दफ़ा बाज वाजा करके फ़ोन बंद कर दिया और फिर सोफे पे ढह सा गया। वो किराए के फ्लैट से अपने बंगले में शिफ्ट हो चुका था। अपना बेडरूम और ड्राइंग रूम सेट करवाया था, फिर किचन वगैरह सेट किए थे। और वैसे भी आजकल उसे थकन इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि बाकी घर को सेट करवाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। मुबारक हो मखतूम शाह, चचा बन गए हो। तकीर शाह ने सरशारी से इतलाज पहुँचाई थी। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो, आप बाबा बन गए हैं। मखतूम ने ज़रा सा मुस्कुरा कर मोबाइल एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल किया और चाबी निकालकर राइट हैंड से गाड़ी का लॉक खोलने लगा। मिठाई लेकर जल्दी पहुंचूं, जब तक तुम नहीं आओगे मैं मुंह मीठा नहीं करूंगा। तो कीर शाह ने इतने मान से कहा कि वो इतनी मुसीबत होने के बावजूद इनकार नहीं कर सका। ओके, मैं आ रहा हूँ। उसने खड़े खड़े फैसला किया और गाड़ी निकाल के मोबाइल डैशबोर्ड पे डाला। लेकिन अगले 5 मिनट बाद मोबाइल दोबारा बज रहा। शहरजाद को भी ले आना, इस वक्त किसी को लेने के लिए भेजे तो रात हो जाएगी। उन्होंने वो बोझ उसके कंधों पे डाला जिससे वो हमेशा जान छुड़ाता और खार खाता था। उसने अब की बार मोबाइल डैशबोर्ड पे बुरी तरह पटका था और वह शहरजाद को कभी सामना नहीं करना चाहता था। लेकिन ये लोग हर बार उसे जलील होने के लिए भेज देते। अरे शाह साहब, इतने दिनों बाद आए हैं, खैरियत थी ना। वार्डन उसे देखकर खुश हुई थी। जी खैरियत थी, आप शहरजाद को इत्तला कर दें। वो घड़ी देख रहा था। जी अभी करती हूँ। वो पलट गई और बैठने की बजाय यूं ही टहलने लगा। 6-7 मिनट बाद तो वहाँ तशरीफ़ ले। अस्सलाम वालेकुम। वो खुद ही बोल पड़ा था। मैं हमेशा कहती हूँ मुझे लेने कोई और क्यों नहीं आता। ये सवाल आप अपने भाई और बाबा से करें तो बेहतर होगा। किसी को लेने क्यों नहीं भेजते। वो रूखा सा बोला। तुम मुझे ले जाने से इनकार क्यों नहीं करते। वो घुराई थी। अब आपको ले जाने से इनकार करूँ तो अपनों को बुरा बनूँगा सबकी नज़रों में। उसने सर तापा, उसे देखा और नज़र झुका ली। तुम अच्छे कहाँ हो, जहाँ से आपने नहीं जाना। बरिस्ता जवाब मिल रहे थे। मेरे सामने फ़लसफ़े मत छाड़ो। आपको क्या पता मोहतरमा शहरज़ाद कौन दिल लुटा रहा है और कौन फ़लसफ़े। चलिए देर हो रही है। वो आगे बढ़ गया था। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। पीछे से उसकी आवाज़ सुनकर उसके कदम ठिठक गए। उसने पलटकर इस्तफामिया नज़र से देखा। तुम जा सकती हो, उसने इंतहाई बेमरवती से कहा। अब जानती हैं आपके घर में भतीजा आया है। और भतीजा हमारे घर में आया है। फ़िक्र मुझे होनी चाहिए कि
कि मुझे जाना है या नहीं। तुम कौन होते हो समझाने वाले, और हाँ, ये गलतफ़हमी भी दिल से निकाल दो कि शहरज़ाद तुम्हें कभी इज़्ज़त बख्श सकती है। हाँ, वो तिलमिला के कहती अपनी नफ़रत से उसके सिमट उछाल कर चलती बनी थी, और मखदूम शाह न जाने कितने ही लम्हे वहाँ से हिल नहीं पाया था। वो तो बस शहरज़ाद की नफ़रत के जवाब ढूँढता जाता था। मखदूम शहज़ाद कहाँ है? वो मेरे साथ नहीं आई। उसने तो कीर के सवाल का मुख्तसर जवाब दिया, मिठाई लेकर उसके सामने उसका मुँह मीठा करवाया। क्यों नहीं आई? पीर साईं को लाडली की कमी महसूस हो रही थी। सब ही मौजूद थे, सिर्फ़ वो नहीं थी। आई डोंट नो, उसने सरसरी सा जवाब दिया। फिर मीरा बीबी उनकी गोद में दुबके बच्चे की तरह मतवज्जा हो गया था। ज़रीना पुत्तर, ज़रा फ़ोन दे जाओ, हम खुद पता करते हैं क्यों ना नहीं आई। उन्होंने ज़रीना का काम सौंपा, जो नज़र बचा के मखदूम शाह के वजीह सरापे को देख रही थी। जी पीर साईं। वो खड़ी हुई और उनका मोबाइल लाकर उनकी सिमत बढ़ा दिया। बेटा आई क्यों नहीं? लहजे में बेपनाह लाड था। आपको मेरे आने ना आने से क्या मतलब? आपके लिए तो गाड़ी भिजवाना मुश्किल हो जाता है। अरे मखदूम गया तो था। हूँ आपका मखदूम। बहरहाल मैं सुबह ही तैयार हो जाऊँगी और ड्राइवर भेज दीजिएगा। वो काफ़ी गुस्से में थी, मूड ऑफ था। और फिर अगली सुबह ड्राइवर से उसे लेने गया। हॉस्टल से ले भी आया था, लेकिन उसे हवेली लेकर वो नहीं आ सका, और हवेली में भौंचाल आ गया। ड्राइवर माथे पे बने इतने बड़े गोमर और ज़ख्म के साथ थर-थर काँप रहा था, जबकि तो कीर शाह और पीर साईं साकत खड़े थे। शहरज़ाद अगवा हो गई। नितरा चाची ने 2 बार कर सीना पीटा था, और शाह हवेली की शान शौकत पे अंधेरा छा गया था। ये कैसे हो सकता? और गमान शाह भी हिल के रह गया था। उसे इस सारी क़यामत खबर मखदूम शाह ज़हीर शाह के साथ ज़मीनों की तरफ निकला था, जब सोबान ने इमरजेंसी में कॉल करके उन्हें वापस हवेली बुलाया था। जहाँ ड्राइवर जो उनका सदियों से वफ़ादार चला आ रहा था, उसकी पूरी नस्ल उस हवेली की खिदमत में गुज़र गई थी। बेतहाशा रोते और गिड़गिड़ाए हुए सफाई दे रहा था। क्या हुआ है? पीर साईं मर्दान खाने में दाखिल होते ही उसे माहौल की संगीनी का एहसास हो गया था। शहरज़ाद बीबी की एक सहेली भी थी। उसे इस्लामाबाद आना था, लेकिन गाड़ी नहीं थी, इसलिए बीबी ने उसे भी साथ चलने को कहा। उसका बैग भी रखवा लिया। वो भी साथ ही अगवा हो गई हैं। साईं मेरा यकीन करें, शहरज़ाद अगवा मखदूम के सर पे धमाका हुआ था। उससे पहले कि वो उस धमाके की ज़ेरे असर रहता, पीर साईं को सोफ़े पे गिरते देखा, और असाब मज़ीद झंझना उठे। बाबा साईं तो कीर फ़ौरन लपका था, तब तक मखदूम उनको संभाल चुका था, और होश खो चुके थे, और नब्ज़ डूब रही थी। और फिर चौथे रोज़ उनको एक ब्लैकिंग कॉल मौसूल हुई। रफ्ता रफ्ता उनको कॉल्स का सिलसिला बढ़ गया, और अगले 2 रोज़ बाद उनका कॉल्स का मकसद ज़ाहिर हुआ था। 2 करोड़ तामन। तो कीर शाह उस जुमले को सुनकर फिर पथरा गए थे। तो क्या ये अगवा तामन के लिए था? तामन लेने वाला कौन है? उसके पीछे किसका हाथ है? किसको पता था कि वो ऊंची फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, और इतना तावान मिल सकता है? किसने रवैये के खातिर उनकी रुपए की खातिर उनकी इज़्ज़त धज्जियों में उड़ा डाली थी। अगले 6 रोज़ तक ऐसी कोई कॉल मौसूल नहीं हुई, जबकि पूरी हवेली इस कॉल का इंतज़ार करती और तावान देने के लिए तैयार थी। आज शहरज़ाद को अगवा हुए 1 हफ़्ता और 5 दिन हो चुके थे। पीर साईं अभी तक हॉस्पिटल में थे। मखदूम शाह, अरगमान और तालाल को साथ लेकर शहरज़ाद की तलाश में निकले हुए थे। वो लड़की जो शहरज़ाद के साथ अगवा हुई थी, वो इस्लामाबाद के रहने वाली और शहरज़ाद की क्लास फेलो थी। रफ्ता रफ्ता मालूमात इकट्ठी करते करते वो वहाँ पहुँच गए, जहाँ जाकर झटका सा लगा। बैठे शाहजी। वो औरत बड़े शाहाना अंदाज से मुखातिब हुई थी। पिछले दिनों आपकी कोई शागिर्द अगवा हुई? जी, वो 2 हफ्ते पहले की बात है, उस औरत ने इत्मीनान से कहा। तलाल और अर्गमान हैरत ज़दा हो गए, जबकि मखदूम बेतासर रहा था। आपने उसकी खबर ली? खबर लेना आसान नहीं है। व्हाट डू यू मीन? शाहजी, अकेली होकर औरत हूँ, अपना मकान किराए पे चढ़ा रखा है। लड़कियां कमरे इस्तेमाल करती हैं तो किराया देती हूँ, जबकि जी आ जाती हैं, जी जहाँ चली जाती हैं। अपना इंस्टीट्यूट है, जिसकी वजह से इतनी मसरूफियत होती है कि दूसरों पे नज़र रखने का सोच भी नहीं सकती, और ना ही मेरा इतना बैंक बैलेंस है कि अपनी किसी शागिर्द किसी का गवाह का तामन भी भर सकूँ। ना लाख 2 लाख इकट्ठा 1 करोड़ भला मैं कहाँ से दे सकती हूँ? लेकिन आप पुलिस को इतला तो दे सकती हैं ना। आपके तो काफ़ी जान पहचान होगी। मखदूम ज़रा उसी बात में ही अपना नश्तर छोड़ चुका था। ज़रूर दे सकती हूँ, लेकिन जो फ़ोन कॉल्स मुझे मौसूल हुई हैं, उनमें यही धमकी है कि उस मामले में पुलिस के इन्वॉल्व ना किया जाए, वरना दोनों लड़कियों की इज्जत और जान का खतरा हो सकता है, और पुलिस के पीछे पहुंचने तक वो कुछ भी कर सकते हैं। मखदूम को निगाहें और लहजा महसूस करके भी नज़रअंदाज कर रही थी। गोया आप इस लड़की को इस मुसीबत में तनहा छोड़ चुकी हैं, और कर भी क्या सकती हूँ सिवाय दुआओं के। लहजा मसनूई अफसरदगी का गमास था, लेकिन हमें आपकी कुछ मदद चाहिए। जी कहिए। वो औरत फ़ौरन मतवज्जा हुई। आपकी
یار آپ کو اب کی بار آپ کو کال موصول ہو تو آپ کہہ دیجیے گا ہم تعاون دینے کے لیے تیار ہیں، جگہ بتا دیں، رقم پہنچائے گی، ہم دونوں لڑکیوں کو چھڑا لیں گے چاہے 3 کروڑ دینا پڑے۔ مکتوم مطلب کی بات پہ آ گیا تھا، پھر اور بھی کافی کچھ طے ہو کیا اور وہاں سے مطمئن ہو کر باہر آ گئی۔ عورت ہماری کیا مدد کر سکتی ہے؟ نہ تو چند ہزار کے لیے کسی بھی کی ہو سکتی ہے۔ ارغمان کو گاڑی میں بیٹھنے ہی بولنے کا خیال آیا تھا۔ ہمارے پوائنٹ کی بات تو ہم نے خود ہی کہہ دی۔ چند ہزار کے لیے جو عورت کچھ بھی کر سکتی ہے، لاکھ 2 لاکھ کے لیے تو کسی کے اغوا میں بھی شریک ہو سکتی ہے۔ یعنی طلال کو جھٹکا لگا۔ ہاں، شہرزاد کے اغوا میں اس عورت اور اس لڑکی کی بھی ہاتھ ہے اور شہرزاد انہی کے شکنجے میں ہے۔ البتہ اس عورت کے کچھ اور لوگ بھی پشت بنا رہی ہیں۔ یہ اکیلی اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی تھی کیونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ ان سے چھپا ہوا تو نہیں ہے، تو پھر ہم اسے ہی دھر لیتے ہیں۔ دیر کرنے کی کیا فائدہ؟ ارغمان کو طے آ گیا تھا، نہیں اس طرح وہ شہرزاد کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہمیں ذرا صبر اور دھیان سے کام لینا ہوگا۔ ہاں، آج کے بعد اس عورت پہ مکمل پہرا ہوگا، مگر انتہائی اس کی تمام نقل و حرکت پہ کڑی نگاہ رکھنی چاہیے، اس کی تمام فون کالز ریکارڈ کرنی پڑے گی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں اپنا اسرار و سوگ آزمانا ہوگا۔ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، کہتے ہوئے اس کا لہجہ بہت دھیما تھا اور سوچ بھٹک کر بہت آگے چلی گئی تھی، جہاں سے دنیا کا قہر شروع ہوتا تھا اور سچ مچ دنیا کا قہر شروع ہونے کا مقام بھی آگے تھا، خاص طور پر شہزاد کے لیے۔ مکتوم کے تمام شکوک و شبہات ثابت ہوئے تھے۔ وہ عورت ان کی مدد سے چوکنا ہو گئی تھی، مگر تب تک وہ سارے انتظامات کروا چکا تھا۔ وہ عورت فوکس ہو چکی تھی اور محض 3 دن بعد پولیس ریڈ میں شہرزاد کو بازیاب کروا لیا۔ جس لمحے وہ پولیس آفیسرز کے ہمراہ رات کے 3 بجے تاریک سے کمرے میں داخل ہوا تو نکاحت سے نڈھال شہرزاد چیخ اٹھی تھی۔ مکتوم شاہ وہ زیورات کی زمین پر گرنے والی تھی جو مکتوم نے مضبوطی سے جکڑ لیا۔ پولیس آفیسر جان چکے تھے کہ ان کا گوہر مقصود مل چکا ہے، تو سر جھکا کر باہر چلے گئے، کیونکہ وہ تو کیر شاہ کے دوست تھے اور ایک سید زادی کی عزت کی قدر اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کی نظر پہلے بھی جھکی ہوئی تھی، ابھی بھی جھکی ہی رہی۔ مکتوم نے اپنی باہوں میں جھولتی شہرزاد کو بے بسی سے دیکھا، جو آج دیوانہ وار اس کو دیکھ کر پیاسوں کی طرح لبکی تھی، کیونکہ مکتوم کی صورت میں اسے کوئی تو اپنا نظر آیا تھا۔ وہ اپنی چادر کندھوں سے اتار کر اس کے گرد پھیلا چکا تھا اور جب وہ اسے اٹھا کر اپنی گاڑی تک لایا تو کیر شاہ، ارغمان شاہ، طلال، سبحان اور فیروز چچا اپنی گاڑیوں سے تیر کے مانند نکلے تھے۔ اسے لے کر ہاسپٹل جانا ہوگا تو کیر لالا آپ باقی معاملات سنبھالیں۔ وہ ایس پی ظفر اللہ کے سمت اشارہ کر کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ظہیر شاہ پہلے سے گاڑی میں موجود تھا۔ معاملات اخبار کی ضد سے بچانے کے لیے انہیں ایس پی ظفر اللہ کی ذاتی مدد لینا پڑی تھی۔ مکتوم شاہ معاملے کی خاموشی سے سلجھانا چاہتا تھا، جبکہ باقی سب لڑکے عورتوں کے اس گر وہ گولیوں سے بھون ڈالنے کے در پہ تھے۔ اپنی عزت سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں تھا، لیکن مکتوم کو پتا تھا کہ اگر قتل و غارت مچی تو یہ معاملہ بہت دور تک چلا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ ہاتھ کچھ بھی نہ آتا، اس لیے پولیس کی مدد ہی بہتر تھی۔ یوں کئی عورتیں گرفتار بھی ہوئیں، 2 اور لڑکیاں بھی بازیاب ہوئیں جو شہرزاد کی طرح ہی اغوا ہوئی تھیں۔ وہ بھی کافی اچھی فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک لڑکی لاہور کی رہنے والی تھی اور ایک اسلام آباد کی رہائشی تھی۔ وہ بھی اغوا برائے تعاون میں قید کی گئی تھی اور ان کے گھر والوں سے بھی 2-3 کروڑ تعاون مانگا گیا تھا۔ کوئی پھول جتنا ہے کس طرح کوئی دھول ہوتا ہے کس طرح، یہ وقت کی بات ہے جو زندگی بتائے گی۔ اماں صاحب، میں آج بھی پہلے جیسی ہی شہرزاد ہوں، میرا دامن بالکل صاف ہے۔ وہ بات کرتے ہوئے ہلکانے لگی تھی، یہ حلق میں گولا سا اٹک گیا تھا۔ اتنے دنوں کے بے سکون آنکھیں درد کی اذیت پہ چھلک پڑی تھیں، گویا زندگی اس مقام پہ لے آئی تھی کہ اپنے دامن کی پاکیزگی کے لیے صفائیاں دینے کی نوبت آ گئی۔ وہ آج ہسپتال سے ڈسچارج ہو کے گھر آئی تھی۔ تمام مردوں کی نظر جھکی ہوئی تھی، تمام عورتوں کا رویہ بے گانوں سا نظر آیا تھا۔ صرف ماں اور بی بی جان ایسی ہستی تھی جو اسے اپنے سینے میں بھینچ کر روئیں اور اس کی حالت پہ تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رونق، تازگی اور تمنکت نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ آنکھوں کے گرد متواتر بے خوابی کی وجہ سے حلقے بنے گئے تھے، ہونٹ خشک اور بال الجھے ہوئے تھے۔ اس کے گرد مکتوم شاہ کے براؤن رنگ کی گرم چادر لپٹی ہوئی تھی۔ اماں صاحب، آپ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ اس نے روتے ہوئے ان کو جھنجھوڑ ڈالا۔ میں کیا بولوں؟ پرسوں پنچایت بیٹھے گی اور تیری قسمت کا فیصلہ جرگہ کرے گی۔ بی بی جان کی سسکیاں بھی نکل پڑ رہی تھیں اور وہ دم خود رہ گئی تھی۔ پنچایت؟ لیکن کیوں اماں صاحب؟ میرا تن من آج بھی میلا نہیں ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں؟ کیا آپ کی نظر؟ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں اور میرا بی بی دوپٹے میں منہ چھپاتی روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ بی بی جان، کیا آپ کو بھی میرا اعتبار نہیں ہے؟ آپ کو بھی نہیں پتا کہ میں بے داغ ہوں؟ ان لوگوں نے صرف تعاون کی خاطر اغوا کیا تھا۔ آپ لوگ ان لڑکیوں سے پوچھ لیں جو میرے ساتھ۔ بی بی جان، اللہ کے لیے مجھے بچا لیں۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، اس کو سینے میں چھپا کر وہ چپ نہیں رہ سکی اور نہ جانے کیا سوچ کر انہوں نے ارغمان اور اس کے ماں باپ کو کمرے میں بلا لیا۔ تم لوگ حیران ہو کہ میں نے کیوں بلایا ہے؟
वो अर्गमान और बहरोज़ शाह को देख रही थी। दरअसल मैं चाहती हूँ कि अरमान शहज़ाद से निकाह कर ले आज और अभी। उन्होंने जितनी आहिस्तगी से कहा था, निद्रा चाची उतनी ही ज़ोर से उछल पड़ी थी। ये कैसे हो सकता है भला? लहजे बेहद हद तक अमीज़ था, बिल्कुल ऐसा जैसे शहज़ाद मखतूम के साथ रखती थी। ये सब कुछ निद्रा चाची की ही मरहून मिन्नत था। वो शहज़ाद के दिल में उसके लिए नफ़रत डालकर उसे मखतूम का दुश्मन बनाने में कामयाब हो गई थी, और वो आज तक उसकी दुश्मन ही बनी रही थी। पंचायत से पहले सब कुछ हो सकता है, और वैसे भी ये तो तुम्हारे होने वाली बहू थी, बीबी जान होगी नहीं है। और ये वैसे अर्गमान अभी शादी नहीं करना चाहता। अभी आप पंचायत का तो इंतज़ार कर लें कि ये वो क्या फ़ैसला करती है। निद्रा चाची ने बड़ी चालाकी से अर्गमान को बचा लिया। तुम क्या कहती हो? कहते, और बीबी जान ने सर झुकाकर बैठे और अर्गमान को देखा था। बीबी जान, मैं आजकल बहुत डिस्टर्ब हूँ, कोई भी फैसला नहीं कर सकता। अगर शहजाद का निकाह भी हो जाता है तो मुमकिन है जरगा और उसे कबीले से भी निकाल दे, और मेरा ख्याल है उसे कबीले और इलाके से जलावतन होना किसी के लिए भी आसान नहीं। प्लीज़ आप इस बात को रहने दें। वो कह के चला गया था और बीबी जान खामोश सी बैठी रह गई थी। शहजाद की कुर्बानी का दिन सर पे उठ खड़ा था। फिर पंचायत भी बैठी और फैसला भी सुना दिया गया, जिसे सुनकर पीर साईं मजीद ढह गया और शहजाद गुमसुम हो गई थी। कारी कर दिया जाए या फिर कुरान से निकाह करके एक कमरे में उम्र भर के लिए नजर बंद कर दिया जाए। और तीसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो एक ऐसी लड़की जो 18 दिन गैर मर्दों के शिकंजे में और घर से बाहर रही थी, उसके लिए इस कबीले में कोई जगह नहीं थी। हाँ, कुरान से निकाह करने के बाद उसे एक अलग थलग कमरा मिल सकता है, जिसमें रहकर उसे सारी दुनिया से सारे अपनों से कट जाना था। अपने अपनों से जो अंदर ही अंदर से काट रहे थे। जरीना के कहने के मुताबिक उसे कारी कर देना बेहतर है, क्योंकि उसके ख्याल में शहरजाद जैसी खुद सर लड़की के लिए ज़रा सी भी आयत नहीं होनी चाहिए। जबकि फिरोज शाह और बहरोज शाह के ख्याल था कि उसका कुरान से निकाह कर दिया जाए, यूँ उसकी ज़िंदगी तो बच सकती है थी ना। लेकिन निद्रा चाची और छोटी चाची का कहना था कि ऐसी नापाकी की पोटली को घर में रखने का क्या फ़ायदा, न जाने कब तक जिंदा रहती और उनके आने वाली नस्ल ख्वाह उसके बारे में सवाल जवाब करती रहती। सो उसे कारी करके घर को पाक कर देना चाहिए। अस्तगफुरुल्लाह। तो कीर शाह अपने कमरे में कैद थे। पीर साईं अलग बुत बने बैठे थे। मीरा बीबी रो रो कर निढाल हो चुकी थी और शहजाद तो पत्थर की मूरत बन चुके थे। उसे पता था कि जो कुछ पंचायत ने कह दिया है वही कुछ होगा, लेकिन उसके बावजूद पत्थर आए हुए जामन से दिलो दिमाग में एक मोम सी उम्मीद भी अभी अभी बाकी थी कि उसे कोई बहुत अपना उसे ज़रूर बचा लेगा। उसके बाबा और भाई यूँ बेमौत नहीं मरने देंगे। वो अपनी लाडली के लिए ढाल बन जाएंगे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सका था। कबीले वालों से और पंचायत के फैसले से इनहराफ करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। उसके मिसाल शमशाद खान और क़याम शाह मौजूद थे। और शमशाद खान जो अपनी जान से अजीज़ बेटी दुश्मनों को सौंपने से इनकारी हो गया था, जो पंचायत के हर फैसले को मुस्तरद करते हुए अपनी बेटी की खातिर अपनी जान हार गया था। दूसरी तरफ क़याम शाह जो कलाम शाह को बेरहम फैसले से बाज रखने के लिए कितने दिन उनको समझाता रहा, मगर वो नहीं समझे थे, और उल्टा क़याम शाह की ज़िंदगी हार गए थे। आज जब अपनी ही बेटी पे वो बेरहम लम्हा आया था, तो वो कैसे ढाल बन सकते थे, क्योंकि उन्हें सुनों की परवरिश उन्होंने खुद ही तो की थी, खुद ही तो परवान चढ़ाया। तो उन फरसुदा फैसलों को अब वो अपनी बेटी क्यों कर बचा सकते थे। उन्हें अपने हाथों से अपने ज़ख्मों पर नमक पानी पाशी करना था, लेकिन वो न जाने क्यों सब अपनों का रवैया इतना बेगाना और बेरहम देखकर वो खामोश से हो गए थे, ख़ास तौर पर अर्गमान की तरफ से देखकर। अर्गमान की तरफ से दुख हुआ था। कहाँ चले गए हो? हमें छोड़ के देखो मेरी शहजाद, ये क्या बीत रही है। मखतूम ने फ़ोन किया तो मीरा बीबी उसकी आवाज़ सुनते ही रो पड़ी, और वह चंद सानिया को कुछ बोल ही नहीं पाई। पापा फिर गहरी सांस खींची और उन्हें दिलासा दिलाने लगा। तायम्मा, ये सब गड़े हमने खुद ही तो खोदे हैं। अब हमें रोने धोने और वावेला करने से क्या पैसा हासिल होगा। प्लीज़ आप अपने आप को संभालें और शहजाद को भी समझाएं, शायद कोई हल निकल आए। क्या हल निकलेगा? अब क्या हल बाकी है? हम कल उसका निकाह हो रहा है। मेरा बीबी शिद्दत खम से फट रही थी और मखतूम शाह चौंक गया था। बताओ मुझे क्या हल निकलेगा? वो रो रही थी और उसने कुछ भी कहे बिना फ़ोन रख दिया, और वह रोज़ शहजाद को हॉस्पिटल से हवेली छोड़कर लाहौर चला गया था। उसने नया बिजनेस शुरू किया था, इसलिए काम और को तवज्जो और वक़्त चाहिए था। अब उसके पीछे क्या-क्या हो रहा था उसे अंदाज़ा तो था, लेकिन मुकम्मल यकीन नहीं था कि ये कुछ भी हो रहा है। और पीर साईं पंचायत का फ़ैसला मान चुके थे। मोबाइल ऑफ़ करके वो अपने ऑफ़िस रूम से निकल आया था। ताइमा बीबी मीरा बीबी सजदे में गिरी दुआ मांग रही थी, जब भारी कदमों की चाह पर गंभीर आवाज़ उभरी थी। शहरजाद मीरा बीबी के बेड पे घुटनों में मुंह छुपाए बैठी थी, और मखतूम की आवाज़ पे हल्की सी तंबिश हुई, फिर भी चेहरा ऊंचा नहीं किया था। अलबत्ता मीरा बीबी लपक के उसके करीब आई और उसके सीने से लग के यूं रोई जैसे अपना बेटा भी नजर आया हो। ताइमा, बस करें, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। उसने ताइमा को बाजू के घेरे में लेकर तसल्ली दी, और शहरजाद ने उसकी बेकार सी तसल्ली पे यकदम
सर उठा के इंतहाई शिकस्तगी से देखा था। नीचे मतदान खाने में सब मर्द हजरात जमा हो चुके थे। काजी साहब को लेने के लिए गाड़ी जा चुकी थी। थोड़ी देर बाद उसकी मौत को बुलावा आने वाला था और वो कह रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो दोबारा घुटनों में मुंह छुपा के बैठ गई थी और फिर सचमुच 15-20 मिनट बाद उसको हिलाने के लिए मुलाजम आ गई थी। मखदूम शाह बीबी जान से मिलने गया हुआ था और शहजाद आद अपनों की अपनाइत और हिम्मत की उम्मीद का दामन छोड़ती हारे हुए कदमों से बाहर निकल आई। उसे आज भी एहसास नहीं हुआ था कि वो इतने दिनों से मखदूम शाह की गर्म चादर ही इस्तेमाल करती आ रही है। उसी चादर को लपेट कर वो बाहर निकल आई थी और आज के बाद उसे किसी से नहीं मिलना था। उसके आंसू खुद ब खुद खुश्क हो चुके थे। वो सरो सपाट हो चुकी थी। मीरा बीबी उसे जाते देखकर साकत बैठी रह गई। सीढ़ियाँ उतर कर राहदारी में दाखिल होते ही उसका सामना मखदूम शाह से हुआ था। वो बीबी जान के कमरे की तरफ से आ रहा था। उसे भी वहीं जाना था जहाँ शहरजाद जा रही थी। वो एक पल के लिए उसके करीब आकर ठहर गया और फिर सर झुकाकर आगे बढ़ गया। और न जाने क्यों शहरजाद को उसका यूं पल भर का ठहरना, सर झुकाकर चले जाने में बेचैन कर गया था। उसकी अब पैर में रंज की लहर दौड़ गई थी। वो उसे कुछ कहना चाहती थी, उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो राहदारी अबूर कर गया था। शहरजाद को ऐसा लग रहा था जैसे वो भी कुछ कहना चाह रहा है, फिर इरादा बदल गया और चला गया। वो पहली बार मखदूम से बात करने की ख्वाहिश महसूस कर रही थी, मगर वक़्त नहीं था, हालात नहीं थे। वो यूं ही मर्दा कदमों से अपने लिए तैयार शुदा कमीन गाह में दाखिल हो गई थी। उसके हमरा एक मुलाजमा भी थी और वहाँ हवेली के सब अफराद मौजूद थे सिवाय औरतों। निकाह शुरू कीजिए, बड़े चचा बहरोज शाह ने पहल की थी। पीर साईं इजाज़त है। काजी साहब ने पीर साईं से इजाज़त तलब की। वो कुछ ना बोले थे। लाला साईं देर हो जाएगी, बाहर मौसम बहुत ख़राब है, काजी साहब को घर में भी छोड़ना है। फिरोज शाह में भी बोल पड़े थे, लेकिन पीर साईं कैसे कितनी जल्दी अपना कलेजा नोच कर जिंदा में फेंक देते। कुछ हिम्मत तो मत मचा करनी थी। चचा साईं, शहरजाद की शादी किसी और से नहीं हो सकती क्या? कोई और रास्ता नहीं है? अबीर शाह बहन के लिए रोहान सा हो रहा था। जो लड़की इतने दिन और इतनी हालात में घर से बाहर है, वो कैसे सईदजादे की ज़ौजियत में नहीं जा सकती? और वैसे भी कौन पंचायत के फैसले को ठुकरा सकता है और इसकी शादी कर सकते हैं? ये लड़की हमारे खानदान से बाहर हो चुकी है। ऐसे हालात में कोई अपना कबूल नहीं करता तो गैर तो फिर गैर होते हैं। आखिर इज्जत बेइज्जती का मामला है। बहरोज शाह का लहजा घरवार था। अबीर शाह ने अर्गुमान को देखा और वह नजर फेर गया था। मैं करूँगा उससे शादी। मखदूम शाह की आवाज़ इतनी बहुत सी आवाज़ों को एकदम साकत कर गई थी। सबने हैरानी से उसकी हिम्मत देखा था, लेकिन वो उसे फटी फटी आंखों से देख रही थी। उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आया था कि इतने चाहने वालों से कोई भी आगे नहीं बढ़ा सिवाय मखदूम शाह के। उस मखदूम शाह के जिसका बकौल शहरजाद के अपना कोई नामो निशान, अपनी कोई शनाख्त नहीं थी, जिसका कोई हस्ब नसब नहीं था। आज वही मखदूम शाह उसकी चादर से अपनी इज्जत और गैरत का पल्लू बांधने को तैयार खड़ा था। कि तुम क्या कह रहे हो? तुम भी तो शाहों में से हो, तुम भी तो उसी खून से उसी नस्ल का हिस्सा हो। तुम्हारी शादी इससे कैसे हो सकती है? मखदूम शाह के फैसले पे सबसे पहले चचा फिरोज शाह को इख्तलाफ हुआ था। मैं शाहों में से हूँ या नहीं ये मैं नहीं जानता, अलबत्ता इंसानों में से ज़रूर हूँ और इस बात का पक्का यकीन है। इसलिए इंसानियत के खिलाफ मैं कोई काम नहीं होने दूंगा। इसकी शादी मुझसे होगी भी और इसी वक्त। पीर साईं की इजाज़त दीजिए, काजी साहब निकाह शुरू करें। वो आगे बढ़ के सोफे पर बैठ गया था और बड़ी सी चादर में लिपटी वो धुआं हो गई थी। उसका वजूद पहले ही खाक का ढेर बन गया था, अब उसकी ज़ात भी धज्जियों में बिखर गई थी। उसके गुरूर के पर खच्चे उड़ गए थे। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो शख्स उस पर करम करेगा जिससे वो हमेशा वो सितम करती आई थी। उसके बावजूद मखदूम शाह उस भरे महफिल में उसके सामने दीवार के मारे डट गया था। उसका निकाह कुरान से होगा, तुम मदाखलत मत करो। अब की बार बड़े चचा ने अब लब कुशाई की थी। इसका निकाह मुझसे होगा, ये मेरा फैसला आखिरी फैसला है और इस फैसले से आप लोगों में से कोई भी मुझे पीछे नहीं हटा सकता। मखदूम का लहजा बेलचक था। वो अपने मुकाम पे अपने फैसले पर डट चुका था। पीर साईं में जान से बैठे अपनी रसवा इज्जत और जिंदा बेटी की लाश पे खड़े रिश्तेदारों को देख रहे थे, जिनको किसी का एहसास नहीं था। बस वो तो मुट्ठियाँ भर भर मिट्टी डालने को तैयार थे। अब उस मिट्टी तले उनकी इज्जत दब जाती या लाडली बेटी, उन लोगों को भला क्या फ़र्क पड़ता था? और लोगों को इस बेहसी और अपनी इस बेबसी, और वो चुप बैठे थे, बिल्कुल चुप, यूं जैसे यहाँ उनकी नहीं किसी और की बेटी ज़िंदगी का फैसला हो रहा है। तुम जानते हो ये फैसला पंचायत ने किया है, या उस लड़के का कारी कर दिया जाएगा या फिर कुरान से निकाह कर दिया जाएगा और निकाह के बाद ये सिर्फ एक कमरे में रहेगी जहाँ से कभी बाहर निकलने का सोच भी उसके लिए हराम है। चचा फिरोज शाह ने उसको पंचायत के इस फैसले से आगाह किया था जिससे वो पहले ही बाखबर था। तो फिर आप उसे कारी कर दीजिए। वो इंतहाई सुकून सा बदला। सब ने चौंक कर देखा। मैं ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि उस आपके ख्याल में इसे कारी ना करना करके आप उसके साथ रियायत कर रहे हैं, उसका निकाह कुरान से करके उसे ज़िंदगी बख्श रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि दोनों सूरतों में आप उन्हें अपने हाथों से आप उसकी ज़िंदगी ख़त्म करें। कुरान से निकाह करने और एक कमरे में कैद देने के
کرنے کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ درست ہے، آپ اس کے ساتھ نرمی برت رہے ہوں؟ چچا سائیں، اس کمرے کی قید سے بہتر قبر اور اس نکاح سے بہتر موت ہوگی۔ اس لیے جو زندگی آپ بخش رہے ہیں وہ زندگی نہیں، عذاب ہے، زندگی ہے۔ آپ ایک لاش کمرے میں بند کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں اس لاش کو قبر میں دفن کر دیں۔ وہ یک دم بفر سا گیا تھا۔ وہ بچپن سے اس خاندان اور اس علاقے کے قبیلوں کے جیب سنگ دلانہ اصول دیکھتا آ رہا تھا، لیکن آج تک بس نہیں چل سکا تھا کہ کسی کو بے رحم اور رسم و رواج سے روک لیتا، لیکن آج جب موقع مل گیا تھا تو چپ نہیں رہ سکا تھا اور نہ ہی پیچھے ہٹنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ باتیں ہم بھی جانتے ہیں، یہ ہماری بیٹی کے دشمن نہیں مگر بات اصولوں کی ہے۔ فیصلہ پنچایت نے کیا، اس کا نکاح قرآن سے ہوگا، اور اگر میں آپ کی پنچایت کا فیصلہ نہ مانوں تو مختوم شاہ سب سے ٹکر لینے پہ تلا ہوا تھا، تو تمہیں یہ گھر، یہ گاؤں، یہ قبیلہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا۔ ہمارے فیصلے سے اور اصولوں سے بغاوت کر کے تم یہاں نہیں رہ سکتا، نہ ہی اس لڑکی سے شادی کر کے تمہیں یہاں رہنے دیا جائے گا۔ یہ ہمارا ہی نہیں، پنچایت کا بھی فیصلہ ہوگا۔ میرے خلاف آپ کا اور پنچایت کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے قبول ہوگا، اس نے بے حد سرد آواز سے کہا، اور وہاں موجود تمام افراد کو سانپ سونگھ گیا۔ انہیں مختوم شاہ کے اس انتہائی اقدام کی امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ اتنی سنگین فیصلے کو سن کر وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے گا، لیکن اس کے برعکس وہ اپنے ارادوں پہ قائم تھا۔ اگر آپ نے اس کا نکاح میں رضامندی نہ بھی دی تب بھی میں یہ نکاح ضرور کروں گا۔ آپ کے سنوں کو میں کسی کی زندگی سے بھی نہیں کہنے دوں گا۔ اس کے انداز میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا۔ سوچ لو مختوم شاہ، سب رشتوں سے کٹ جاؤ گے۔ بڑے چچا نے اسے سمجھانا چاہا، چچا سائیں یہ بھی تو رشتوں سے کٹ جائے گی، آپ کو میرا خیال ہے، اس کا کیوں نہیں؟ کیا میں مرد ہوں اس لیے نہیں؟ چچا سائیں یہ سب میرے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ پیر سائیں آپ کیوں چپ ہیں، کچھ بولتے کیوں نہیں؟ اگر آپ سب کی نظروں میں قصوروار ہے، اگر یہ آپ سب کی نظروں میں قصوروار ہے تو اسے قتل کر دیجیے، قاری کر دیجیے، لیکن یوں قرآن سے نکاح کر کے کس حدیث میں لکھا ہے یہ لیجیے، قرآن پکڑے پاک پڑھیے، اگر اس میں کسی عورت کا نکاح قرآن سے طے کرنا پانا لکھا ہے تو میں آپ کو نہیں روکوں گا، کر دیجیے گا نکاح، لیکن اس سے پہلے مجھے اس فرسودہ اور ظالمانہ فیصلے کا کوئی ٹھوس وجود اور ثبوت دیجیے۔ یہ قاضی صاحب بیٹھے ہیں، یہ مجھے اس بات کے لیے قائل کر لیں تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ بتائیے قاضی صاحب، اسلام میں یہ سب جائز ہے؟ اگر ہے تو کون سی حدیث میں لکھا ہے بتائیے مجھے۔ وہ بولنے پہ آیا تو ایک ہی وقت میں سوالات کی بوچھار کرتا چلا گیا۔ معاملہ خاصا گرم ہو گیا تھا۔ مختوم شاہ ان سب کے لیے پریشان بن گیا تھا۔ وہ سب بھی کسی بھی فیصلے، کسی بھی بات اور کسی بھی حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یوں بات خاصی پھیل گئی تھی، حویلی کے زنان خانے میں بیٹھی عورتوں کو پتہ چلا تو حیران رہ گئی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی قبیلے سے بغاوت کر رہا تھا۔ بی بی جان کے ساتھ میرا بی بی بھی دھک رہ گئی تھی، کیونکہ یہ سب قطع تعلق کرنے کا فیصلہ تھا۔ اور دوسری طرف زرینہ تھی جس کو یہ خبر سننے میں ہی آگ لگی تھی۔ پہلے شہرزاد سے نفرت کرتی تھی اور مختوم شاہ کو اس کے حق میں دیکھ کر کیسے برداشت کر لیتی، ویسے بھی اب مختوم شاہ پہ اس کا حق تھا، اور اسی حق کی خاطر بہروز شاہ اور ارغمان شاہ بول پڑے تھے۔ انہوں نے قاضی صاحب کو روک دیا تھا، تم زرینہ سے منسوب ہو اس لیے تم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کی اب کی بات مختوم نے پلٹ کر اور کاٹ وار نگاہ سے انہیں دیکھا تھا۔ جس حد تک میں زرینہ سے منسوب تھا اس حد تک تم بھی شہرزاد سے منسوب ہی ہو چکے تھے، اور جب تم اپنے منگ چھوڑ سکتے ہو تو میں کیوں نہیں؟ اس کی تمام دلائل ٹھوس تھے، دوسری بات کہنے کا کسی بھی میں حوصلہ نہیں ہوا تھا۔ آج وہ پہلے والے مختوم شاہ سے یکسر مختلف مختوم شاہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے آج تک اس حویلی کے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کی تھی، لیکن آج جب یہ کر ہی بیٹھا تھا تو ہارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ نیدر چاچی اور زرینہ نے کافی واویلا کیا تھا، لیکن جو ہونا تھا اسے کون ٹال سکتا تھا؟ اس نے سب کے سامنے بے خوفی اور اپنی ثابت قدمی دکھائی اور شہرزاد کو اپنی عزت بنا لیا تھا، اور پھر 5 منٹ بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گیا تھا۔ شہرزاد کسی بوٹ کی طرح اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی تھی۔ تائی ماں میرے لیے دعا کیجیے گا۔ وہ شہرزاد کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اور میرا بی بی نے محبت سے اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ جہاں بیٹی کی زندگی بچ جانے کی خوشی تھی، وہاں مختوم کا سب کے درمیان کے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جانا غم سے دوچار کر رہا تھا۔ بی بی جان کو کبھی بیٹے سے یہ پہ قیام شاہ کی فخر ہوتا تھا، آج اس مردانہ فیصلے پہ پوتے پہ فخر ہوا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ قیام شاہ کی بہادر اور نڈر اولاد ہے، جو کسی بھی طوفان سے ٹکر لینے کی ہمت اور طاقت رکھتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، بہت دور جانا ہے۔ وہ ان کے سامنے جھکا تھا۔ میرا بی بی اور بی بی جان نے اسے دعا لی تھی، اور پھر وہ شہرزاد کی طرف متوجہ ہوئی تھی، اور جو مانتے مختوم کی ماں دے کر گئی تھی وہ مختوم اور شہرزاد کے حوالے کر دیں، اور اپنی کلائی کے کنگن اتار کر شہرزاد کو پہنا دی۔ وہ بہت خوش تھی۔ مختوم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، سو اس نے وعدہ پورا کر دکھایا۔ ابیر شاہ تقیر شاہ سب سے چھپ کے وہ ان کی گاڑی تک چھوڑنے آئے تھے۔ نکاح نامے پہ سائن کرنے کے 15 منٹ بعد وہ اسے اپنے ساتھ لے کر حویلی سے ہمیشہ کے لیے نکل آیا تھا۔
शब भर बारिश बरसी थी, शब भर तकिया भीगा था और वह शब भर सुकून से सोया था और उसे नहीं पता था कि कमरे के बाहर और कमरे के अंदर कैसे सावन बरसे हुए थे। उसे तो सिर्फ ये खबर थी कि वो थका हुआ था, लेकिन शहजाद भी उस थकान की लपेट में सोई हुई रही थी, इसलिए उसका ध्यान के बगैर वो उठा, बाथरूम से शावर लेकर निकला और तैयार होकर बाहर चला गया। तो हम अपने बीवी बच्चे को लाना चाहते थे ना, उसने नाश्ते के दौरान मुलाजिम से कहा। जी साहब, आज ही ले आओ, पहले ज़रूरत नहीं थी। वो घर से बाहर होता था हम, मगर अब घर का काम ज़्यादा हुआ करेगा, उसके लिए किसी औरत की ज़रूरत होगी। ज़रूर साहब जी। वो खुश हो गया था। एक तो बीवी बच्चे पास रहते, दूसरी तनख्वाह भी डबल हो जाती। उसे भला क्या चाहिए था। नाश्ता करने के बाद वो ऑफिस के लिए निकल गया। अलबत्ता जाते जाते मुलाजिम को हदायत देकर कहा कि बीवी सो रही हैं, उठेंगी तो नाश्ता बना लेंगी, तुम अब बीवी बच्चे को लेने के लिए जा सकते हो। और वो खुशी चला गया। ऑफिस आकर भी वो अपना ध्यान काम में नहीं लगा सका था। उसकी सोचें, उसके ख़्याल पलट-पलट कर हवेली वालों की तरफ जा रहे थे, जो यकीनन अपनों के भी अपने नहीं थे। वो एक-एक फ़र्द का रवैया सोच रहा था। कल उसने सबके चेहरों से नकाब उतरे देखे थे। वो तो आज तक यही समझता रहा था कि सिर्फ़ मेरे साथ ही ऐसा होता है। मगर वो तो अपना ही गोश्त खाने और खून पीने वालों में से थे, जिनको अपने जिस्म के किसी हिस्से के कट जाने की भी तकलीफ़ नहीं होती थी। शायद असूल परस्ती के चक्कर में बेहस हो गए थे और अपने आप को मज़बूत ज़ाहिर करने की कोशिश में अंदर से खोखले पड़ गए थे। लेकिन अभी तक उस खोखलेपन को छुपाने की सदी कर रहे थे। वो जान चुका था कि हवेली के दर दीवार बहुत ऊंचे थे, मगर उसमें रहने वाले लोग एक दूसरे के एहसास और मोहब्बत से आरी होकर छोटे पड़ गए थे। किसी गहरी सोच में वो हो क्या हुआ है, हैरत तो है। वहीद काज़मी काफ़ी देर से ग्लास से उसको यूं गुमसुम देख रहा था। दरवाजे पे दस्तक भी दी, मगर वो मत वजह का हुआ था, मगर वो बगैर इजाज़त चले आए। नहीं, आइए बैठिए। वो खड़ा हो गया था। परसों तुम शाम को इमरजेंसी में गए थे, खैरियत तो थी ना? वहीद काज़मी जानते हैं कबीले वाले लोगों को कोई ना कोई मुसीबत पड़ी ही रहती है, इसलिए पूछ लिया था। वो खामोश हो गया है। उन्हें क्या बताता कि वो क्या करके आया है। यार, तुम मुझे भी परेशान कर रहे हो, बोलो क्या मसला है। वहीद काज़मी से काफ़ी बेतकल्लुफ़ थे। वो भी उनके फ्रेंडली और जिंदा दिल तबीयत से काफ़ी खुश होता था। 1 साल होने को आया था उनके साथ काम करते हुए। अब तो वो उनकी फैमिली से भी काफ़ी घुल मिल गया था। उनके इसरार पे उसने सब कुछ बता दिया। अब छुपाने का भला क्या फ़ायदा था। अरे, ये तो बहुत अच्छा और बहादुराना फैसला किया है, शाबाश, दिल खुश कर दिया। हम भी बहू की कमी महसूस कर रहे थे। उन्होंने उसे गले लगा लिया। उन्होंने उसके फैसले को सराहा था। अरे मेरे बच्चे, इस उदास क्यों होते हो? मैं हूं ना तुम्हारा अंकल, तुम्हारा दोस्त, सब। मैं तुम्हारे बाप के लिए अपना फ्लैट सजा सकता हूँ, तो तुम्हारे लिए तुम्हारा ही घर सजाना कौन सा मुश्किल है। तुम्हारे बाप का निकाह करवाया था, अब तुम्हारा वलीमा करवा देता हूँ। यही समझूंगा कि इतने सालों बाद वलीमे की फुर्सत मिली है। आने और दुआ और अमीना और रोमिना को उन्होंने अपनी बेटियों का जिक्र किया, जो अपनी माँ के इलाज के सिलसिले में 2 हफ्ते पहले अमेरिका गई हुई थी। नहीं अंकल, तुम अपनी नहीं अपने पास रखो, तुम्हारा खर्चा हरगिज़ नहीं करवाएंगे। वो डांट चुके थे और वो रुख फेर गया था। तो ये था आज के नॉवल के सेकंड थर्ड पार्ट का एंड। कैसा लगा आप सब लोगों को ये नॉवल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लेकिन सब्सक्राइब मेरा चैनल सबसे बेस्ट बेल आइकन। आप लोगों से हमारा मुलाकात होगी कल इस नॉवल के लास्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।